वेलकम। आज हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोफेशन के लिए जो ज़रूरी रेगुलेशंस हैं उनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो निसम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट मतलब SCRA 1956 और सेबी एक्ट 1992 ये जो फाउंडेशनल लॉज हैं ये क्या कहते हैं, और फिर सेबी के जो स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, इन पर भी बात करेंगे। बेसिकली एक क्विक रन डाउन सा। बिल्कुल। और सिर्फ सेबी ही नहीं, PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरे जरूरी कानून भी देखेंगे। हाँ, और हम कुछ रियल केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे कि जब ये रूल्स तोड़े गए तो हुआ क्या। कोशिश यही रहेगी कि इन कॉम्प्लेक्स नियमों को आसानी से समझा जाए। ओके, तो शुरू करते हैं फाउंडेशनल लॉज से। SCRA 1956, इसका मेन मकसद क्या था? देखिए, SCRA का मुख्य उद्देश्य था सिक्योरिटीज मार्केट में जो अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रोकना और स्टॉक एक्सचेंजों को रेगुलेट करना। एक तरह से बुनियाद रखी है इसने। और फिर आया सेबी एक्ट 1992 जिसने सेबी को स्थापित किया। हाँ, बिल्कुल। और सेबी का कोर मिशन है इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना और सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप और रेगुलेट करना। सेबी के पास काफ़ी पावर्स हैं, जैसे इंटरमीडियरीज को रजिस्टर करना, फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना और नियम तोड़ने पर पेनल्टी लगाना। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी इसी के दायरे में आते हैं। अच्छा, तो फिर सीधे आते हैं सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशंस 2013 पर। ये तो NISM एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है ना? एकदम। ये रेगुलेशंस बताते हैं कि कौन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे NISM सर्टिफिकेशन तो अब कंपलसरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब डिटेल्स इसमें हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारियां वो क्या-क्या हैं? आपने फिड्यूशरी कैपेसिटी की बात की थी। हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करना। इसका मतलब है क्लाइंट का हित सबसे पहले रखना। एडवाइजर को अपनी नहीं, क्लाइंट की फाइनेंशियल वेलबींग को प्रायोरिटी देनी है। मतलब अपना फायदा नहीं देखना है। बिल्कुल नहीं। यही भरोसे की नींव है। क्लाइंट का ट्रस्ट इसी पर बनता है। इंटरेस्टिंग। और क्या ऑब्लिगेशंस है? क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है, और फिर सूटेबिलिटी असेसमेंट करना। सूटेबिलिटी असेसमेंट मतलब ऐसी सलाह देना जो क्लाइंट के रिस्क लेने की क्षमता और उनके फाइनेंशियल गोल्स से मैच करे। ऐसा नहीं कि बस हाई रिटर्न देखा और कुछ भी सजेस्ट कर दिया। समझ गई। और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को क्लियरली बताना होगा। एडवाइजरी एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज जैसे कमीशन वाले प्रोडक्ट बेचने से अलग रखना होगा। सेग्रीगेशन जरूरी है। अच्छा, मतलब एडवाइस और सेल्स अलग-अलग। हाँ। और सारे रिकॉर्ड्स जैसे KYC, रिस्क प्रोफाइल, एडवाइस क्यों दी, उसका कारण, अग्रीमेंट्स, ये सब कम से कम 5 साल तक मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। गॉट इट। ये तो हुई II रेगुलेशंस की बात। अब सेबी के कुछ और इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस भी तो हैं जो मार्केट को फेयर रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस 2003। ये फ्रॉड को डिफाइन करते हैं, जैसे जानबूझकर गलत जानकारी देना या कोई जरूरी बात छुपा लेना जिससे मार्केट में गलत असर पड़े। ठीक है। और इनसाइडर ट्रेडिंग? उसके लिए है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी अंदरूनी खबर जो पब्लिक नहीं है और जिससे शेयर प्राइस पर असर पड़ सकता है, उसके बेसिस पर ट्रेडिंग को रोकता है। और इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस? इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस 2008 में एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें ईमानदारी, लगन, क्लाइंट प्रोटेक्शन, इन सब पर जोर दिया गया है। ये सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज पर लागू होता है, IS पर भी। ओके, अब बात करते हैं फाइनेंशियल क्राइम की। PMLA का क्या रोल है यहाँ? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA 2002, ये बहुत क्रिटिकल है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जैसे रिपोर्टिंग एंटिटीज पर जिम्मेदारी डालता है। उन्हें क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है, जैसे हम KYC कहते हैं, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना होता है, और कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखे तो उसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIUIND को रिपोर्ट करना होता है। तो मतलब ये सुनिश्चित करता है कि एडवाइजरी बिजनेस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल ना हो। एग्जैक्टली। इसके अलावा सेबी की अपनी AML CFT गाइडलाइंस भी हैं, और हाँ,
फैटका और सीआरएस जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं जो टैक्स चोरी रोकने के लिए रिपोर्टिंग करवाते हैं। बाप रे, इतने सारे नियम! इनका पालन न करने के परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ असल दुनिया के उदाहरण हैं? हाँ, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। देखिए, केस स्टडीज ये बताती हैं कि अगर कोई बिना एसीबी रजिस्ट्रेशन के एडवाइजरी दे रहा है और पकड़ा जाता है, तो सेबी उस पर भारी पेनाल्टी लगा सकता है और मार्केट से बैन भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, और एक केस में तो एक फर्म ने रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक्सपीरियंस के जारी डॉक्यूमेंट दिए थे। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़ लिया और न सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, बल्कि उन्हें बिजनेस करने से भी रोक दिया। तो कंप्लायंस को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर सफल होने के लिए इन सभी रेगुलेशंस की अच्छी समझ और उनका सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक एथिकल और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल फंडामेंटल है। बिल्कुल सही कहा। कंप्लायंस सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये क्लाइंट का भरोसा जीतने और बनाए रखने का तरीका है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, एडवाइजरी में आ रही है, क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को इन मौजूदा रेगुलेशंस को इंटरप्रेट करने में नई तरह की एथिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इस पर विचार करना जरूरी है।